बिजनेस की इस दुनिया में दो किस्म की अप्रोचेस पाई जाएंगी। एक अप्रोच होती है जो कहती है एक बिजनेस पे कंसंट्रेट करो, टोटल फोकस उस पर होना चाहिए, पूरी जान उस पर लगा दो जब तक वो सक्सेसफुल हो, ऊपर चला जाए। या तो उसके अंदर वर्टिकल इंटीग्रेशन करो, या तो उस बिज़नेस के ऊपर की तरफ जो जो चीज़ें होती है वो कैप्चर करो, या उस बिज़नेस के नीचे की जो चीज़ें वो कैप्चर करो। मसलन मिसाल दे देता हूँ, अब जैसे आप एक कर रहे हैं काम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, गारमेंट्स बना रहे हैं। अब इस गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप पूरी एक वर्टिकल इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो तो आप ये कर सकते हैं, आप कपड़ा बनाना शुरू कर दें, उसके बाद आप धागा बनाना शुरू कर दें, नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद आप कॉटन निकालना शुरू कर दें, उसके बाद आप कॉटन की फील्ड में चले जाएं। तो बिज़नेस वही था मेन टेक्सटाइल से रिलेटेड गारमेंट्स का, लेकिन आपने पूरी इंटीग्रेशन नीचे से ऊपर तक जितने उसके जहाँ जहाँ स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सारा कैप्चर कर ली मार्केट आपने। एक ये तरीका कर लोग करते हैं। एक होता है टोटली अपनी फील्ड ही छोड़ के दूसरे में घुस जाते हैं, सही है। जैसे टेस्ला वाला है, ठीक है, ईलॉन मस्क है, उसने क्या किया, वो घुसा उसके अंदर, क्या कहते हैं, गाड़ी में घुसा, ठीक है। पेपाल भी उसने आपको पता किया था, उसमें भी उसकी इन्वेस्टमेंट थी। पेपाल पहले फाइनेंशियल में गया, उसके बाद वो गया टेस्ला गाड़ी में, उसके बाद वो गया सैटेलाइट में, उसके बाद वो गया स्टार लिंक में, उसके बाद अब आपको पता है डॉज कॉइन में, यानी कॉइन्स के अंदर अब आना शुरू हो गया, क्रिप्टो करेंसी के अंदर आना शुरू हो गया। इसी तरह करते करते वो अपने बिल्कुल एक कई बिजनेसेस जो है ना टोटली सेपरेट किस्म के खोल रहा है, आपस में लिंक नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर सेपरेट, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मतलब दोनों किस्म के बिजनेसेस में गुजरा है। उसके बाद अब आज आपके सामने आ जाता है, अगली मिसाल आ जाती है एप्पल की। एप्पल का क्या है, मोबाइल बनाते हैं, टेक्नोलॉजी मोबाइल, साथ ही उन्होंने कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया, लैपटॉप स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपने आईपैड, उसके बाद आईपॉड, यानी वो इस तरह की इंटीग्रेशन में है कि सेम टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसी में बस ऊपर नीचे खेल रहे हैं, सही है। मार्क जुकरबर्ग है, फेसबुक, उसके बाद उसने बना लिया इंस्टाग्राम भी, उसके बाद उसने लिया व्हाट्सएप भी, सेम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पूरे एक उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहा है। तो ये डिफरेंट हर एक के बिज़नेस के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। हम लोग एक छोटे लेवल के बिजनेसमैन होते हैं, मीडियम लेवल के स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं। आप लोगों को स्टार्ट में एक बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आपको नज़र आता है कई बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर ना इतना मार्जिन नहीं होता। आपको जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है ना, उसका एंड पॉइंट ज़रूर देखना है, ठीक है। मसलन आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कैसे आपका दिल कर रहा है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूँ, ठीक है। अब रेस्टोरेंट होंगे 3-4 किस्म के, पिज़्ज़े का, बर्गर्स का, देसी पाकिस्तानी खाने, ठीक है, या कॉफ़ी शॉप, ठीक है। लेट्स सपोज ये 4 के ऊपर मैं आपको मिसाल देने जा रहा हूँ। अब मैं अगर इन 4 बिज़नेस खोलने में से कोई खोलने लगूंगा तो मैं क्या क्या सोचूंगा कि मैं सबसे पहले नंबर पे सोचूंगा कौन सा बिज़नेस है जिसकी मैं फ्रेंचाइज कर सकता हूँ, फ्रेंचाइजिंग कर सकता हूँ, या फ्रेंचाइजिंग आसान है। कौन सा बिज़नेस ऐसा है जिसके अंदर उसका कुकिंग टाइम थोड़ा है, मैं ये टाइम देखूंगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखूंगा उस बिज़नेस की। उसके बाद मैं उसके अंदर देखूंगा इन्वेस्टमेंट किस में ज़्यादा आती है। उसके बाद मैं देखूंगा उसके इक्विपमेंट्स की स्टोरेज के लिए कौन सा बिज़नेस जो है जिसके लिए स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, इन्वेंट्री रखने के लिए, मैं ये चीज़ देखूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा इनमें से कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो जिसमें कुकिंग टाइम ज़्यादा स्पीडी है, जल्दी चीज़ बन जाती है, ये भी मैं देखूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा इसका कॉम्पिटिशन कितना है, कितने लोग और ये काम सेम वाला कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा इसके अंदर मैं क्या नई चीज़ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा बिज़नेस कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर सकता तो मेरे लिए वो बिज़नेस बेकार है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं देखूंगा अगर मैंने करना हुआ इस तरह का बिज़नेस। अच्छा, अब मैं आपको एक एक को देखते हैं। जो बर्गर वाला बिज़नेस है, अगर ये बर्गर वाला बिज़नेस में आप फ्रेंचाइजिंग कर सकते हैं, आसान है। एक बार आपने अपना टेस्ट डेवलप कर लिया तो आप इसकी फ्रेंचाइजिंग प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे। और इसके लिए आपको स्टाफ भी कोई हाईली स्किल्ड नहीं चाहिए, नॉर्मल स्टाफ चाहिए होगा जो बर्गर लेगा, जैसे मैकडोनल्ड है। इसीलिए वो सारी दुनिया में इतनी जल्दी फ्रेंचाइजिंग कर गए, क्योंकि उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत अच्छी वो कर सकते हैं। क्योंकि बर्गर के अंदर आपने एक फैक्ट्री में अपने सिर्फ सारे बर्गर बना के सिर्फ भेजो और वो बंदा आपका तैयार करके लगा देगा। सिमिलरली पिज़्ज़े का बिज़नेस है, इसमें भी आपको पता है डो जो हैं, जैसे डोमिनोज़ वाले हैं, पिज़्ज़ा हट वाले हैं, इनके डोज वो तैयार करते हैं एक जगह पे, सप्लाई करते हैं, और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स भी इसी तरह पैकेट्स में आ जाते हैं। वो वर्कर का काम है ऊपर सिर्फ लगाना, हाईली स्किल नहीं चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये भी बिज़नेस ठीक है, फ्रेंचाइजिंग की जा सकती है। इसके सेटअप में ओवन देखना आपने कितनी ज़्यादा इसके सेटअप में कॉस्ट आएगी कि आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आ गया पिज़्ज़े का बिज़नेस। फिर आता है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस। ये सबसे फ़र्क तरीन बिज़नेस मेरी नज़र में, अपने जो देसी हैं। वाई, क्यों फ़र्क है? ये बिज़नेस ज़्यादातर कुक पे डिपेंड हो रहा होता है, ठीक है। कुक कैसा खाना बनाएगा। अगर आपका बिज़नेस कुक पे डिपेंड हो रहा है और कुक चला जाए, आपका बिज़नेस तो बढ़ गया,
ठीक है। लेकिन अगर आपने इतना अच्छा सिस्टम अपना बना लिया कि आपका बिजनेस कुक पे डिपेंडेंट नहीं है, इंग्रेडिएंट पे है, स्टिल आपका कुकिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है, आधे घंटे से लेकर घंटे तक है। हाँ, अगर आप अपने कुकिंग टाइम को रिड्यूस कर लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स पहले तैयार करके रख लेते हैं, बस उसको जब कस्टमर आता है गर्म करके 10 मिनट में दे देते हैं, उससे आपका टेस्ट जो है खाने का वो इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है जो हमारा देसी बिजनेस है ना, उसका ये नुकसान है। और उसकी फ्रेंचाइजिंग भी ज़रा डिफिकल्ट है, उसको आप 2 से 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स को पहले आपको टाइम लगेगा इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ मैनेज करने में कि किसने इंग्रेडिएंट कितने बनाने हैं, कितनी आंच पे रखनी है चीज़ें। तो ये जो इसकी स्टैंडर्डाइजेशन है ना देसी खानों की, वो ज़रा मुश्किल होती है। इसीलिए देसी खानों की फ्रेंचाइजिंग अ बिट डिफ़िकल्ट। दैट्स वाई अब दुनिया में देसी खानों की फ्रेंचाइजिंग बहुत थोड़ी देखेंगे। आपको बहुत थोड़े बिजनेसेस मिलेंगे जो देसी खाने हो, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे फ्रेंचाइजिंग की हो, सिर्फ इस वजह से उसका बिजनेस कुक पे डिपेंड कर रहा होता है, या ऑपरेशनल एफिशिएंसी उसकी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और इसके लिए बंदा आए तो वेला होके आए पहले खाना खाने के लिए, सही है। इसीलिए जो बूफे वाला सिस्टम है, इसमें वो फिर भी कामयाब है, क्योंकि बूफे के अंदर एक डिश नहीं होती, 15 डिशें पड़ी हैं। इसीलिए जब आप देसी टाइप का बिजनेस करने लगे तो बूफे की तरफ आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बूफे की आप फ्रेंचाइजिंग कर सकेंगे। उसकी वजह यह है, जब बंदा बूफे खाने आता है वो एक डिश की वजह से नहीं आता, वो मल्टीपल डिशेस की वजह से आता है। तो टेस्ट जो है मल्टीपल डिशों पे डाइवर्ट हो जाता है। तो एक कस्टमर ये सोच के आपके पास कभी भी नहीं आएगा बूफे खाने के लिए, यार इसकी कढ़ाई बड़ी अच्छी है, वो के देखेगा बिरयानी भी है, कढ़ाई भी है ये। इसीलिए आपको देखिए देसी जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनके बूफे वाले जो बिजनेसेस हैं वो फ्रेंचाइज करना आसान होते हैं, लेकिन इनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, ये वाला बिजनेस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मांगता है, क्योंकि इसके लिए आपको स्पेशलाइज कुक रखने पड़ेंगे। 4-5 तो कुक होंगे आपके बूफे चलाने वाले, ठीक है। तो कुक की सैलरी ज़्यादा होती है, जो शेफ़ होता है, एज़ कम्पेयर टू अनस्किल्ड स्टूडेंट्स जिनको आप रख सकते हैं 20-20 घंटे के लिए। तो आप कहानी समझें, लेबर कॉस्ट देखें उस की बिज़नेस की, ये सारी चीज़ों को देखें। लेकिन हाँ, इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर आपने ये बिज़नेस बना लिया, मॉडल सक्सेसफुल कर लिया, तो फिर आपको कॉपी करना बड़ा मुश्किल है, आपका कंपटीशन बहुत थोड़ा होगा। जैसे हमारा मैनचेस्टर के अंदर नवाब वाला है, इसको कॉपी करने के लिए 3-4 और फ्रेंचाइजीज खुले हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हैं बूफे के, लेकिन नवाब को कॉपी नहीं कर पा रहे। नवाब का टेस्ट बड़ा अच्छा है, इसलिए वो प्राइस से खेलता है। इस टाइम नवाब की जो प्राइस है 25 पाउंड है पर पर्सन बूफे की, और इसी तरीके से जो नवाब नया खुला है पिरामिड, उन्होंने तकरीबन 30 पाउंड रखी हुई है इस टाइम। इतने पैसे क्यों हैं? क्योंकि उनको पता है हमारे से कोई कम्पीट नहीं कर सकता। तो ये आप डिफ्रेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पैसे कमा रहे हैं बूफे वाले देसी। फिर आती है चाय कॉफ़ी की, ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है। इसकी अंदर इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली सबसे थोड़ी होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या चाहिए होता है, कॉफ़ी बनाने की मशीन चाहिए होती है। अब आपने इसके अंदर किसी तरीके से अगर अपने इंग्रेडिएंट्स ऐसे बना लिए कि आप टेस्ट दे सकें कस्टमर को, कॉफ़ी और चाय और इस तरह का बिज़नेस, तो ये बहुत ही कमाल का बिज़नेस है। आइसक्रीम्स हो, इसके अंदर कॉफ़ी हो, चाय। लेकिन मसला ये बिज़नेस बड़ा रिस्की बिज़नेस है। रिस्की इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हर एक का चाय का, जो चाय पीने वाले हैं स्पेशली हम देसी लोग, हम चाय बड़े नखरे वाली पीते हैं। हमें चाय का टेस्ट किसी का पसंद नहीं आता, जब नहीं आता तो वो रेस्टोरेंट फारिग। अगर आप इस चाय के बिज़नेस को अच्छे तरीके से समझ जाएँ, ठीक है, तो आप कामयाब हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसकी बड़ी अच्छी है, और इसके अंदर लेबर की कॉस्ट बहुत थोड़ी है। अनस्किल्ड वर्कर इसके अंदर आप इजीली रख सकते हैं, और इसकी फ्रेंचाइजिंग सबसे स्पीडी कर सकते हैं। बर्गर्स और पिज़्ज़ाज़ और ये जो इन सबसे स्पीडी जो है ना, आप चाय के बिज़नेस की कर सकते हैं। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फिली नाम का ब्रांड है, पाकिस्तानी कह रहा हूँ, मुस्लिम बंदा ही है, मेरा ख्याल पाकिस्तानी है या इंडियन है, मुसलमान, जिसने यूएई से स्टार्ट किया, अब मैनचेस्टर में भी खुल गया है, यूके में भी आ गया फिली का ब्रांड, क्योंकि उसका जो ब्रांड है उसकी फ्रेंचाइजिंग आसान है। स्टारबक्स, कोस्टा, काफ़ी ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी फ्रेंचाइजिंग की है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थोड़ी, और इनको छोटी सी लोकेशन चाहिए। लोकेशन में इनको ये कॉस्ट भी इनकी थोड़ी है, रेंटल कॉस्ट जैसे कहते हैं, बिजनेस रेट्स भी इनको थोड़े हैं क्योंकि जगह थोड़ी। तो ये चीज़ें जो आपको बिज़नेस सेटअप करने से पहले सोचनी है, बाद में नहीं सोचनी है। तो इसीलिए जब मैं कोई बिज़नेस करने जाऊँगा, करूँगा, मैं इन सारे फैक्टर्स को ज़हन में रख के अंदर एंट्री मार लेता हूँ। मुझे पता चल जाए कि मैं इसकी फ्रेंचाइजिंग कर सकूँ। मैं लॉन्ग टर्म देखता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म नहीं देख रहा हूँ। ठीक हो गया? तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था। यूके में बैठ के आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं।